हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्रीकल्चर स्टूडेंट एकेडमी। माय नेम इज प्रवीण कुमार। तो चलिए हम लोग सॉइल की केमिकल प्रॉपर्टी स्टार्ट करते हैं। इससे प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने सॉइल की फिजिकल प्रॉपर्टी पूरी कवर कर ली है और हम लोग अब नेक्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी की तरफ मूव ऑन करेंगे। तो केमिकल प्रॉपर्टी में सबसे पहला जो टॉपिक है हमारा वो है सॉइल पीएच, वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक। ठीक है, तो चलिए हम लोग सॉइल पीएच को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं कि सॉइल तो सबको पता है, अभी तक सॉइल की ही बातें चल रही है, लेकिन थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन हमको पीएच के बारे में गेन करनी होंगी। ठीक है, तो हम लोग सॉइल पीएच के ऊपर मूव ऑन करेंगे। देखिए, जो पीएच होता है उसका फुल फॉर्म होता है पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन आयन। कई बार पूछा जाता है कि भाई बताओ पीएच का फुल फॉर्म क्या होता है। पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन आयन। ठीक है, इसको डिस्कवर किसने किया था पीएच को? सोरेनसन नाम के एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने पीएच की डिस्कवरी की। और पीएच का जो वैल्यू होता है वो हमेशा 0 से 14 के बीच में लाई करता है। कभी भी 0 से कम नहीं होगा और कभी भी 14 से ग्रेटर नहीं होगा। ठीक है, अब ऐसा क्यों? यदि आपसे कोई क्वेश्चन पूछ देता है कि बताओ पीएच का वैल्यू कभी भी 0 से कम और 14 से अधिक क्यों नहीं होता है, तो आप क्या बोलोगे? आप तो कंफ्यूज हो जाओगे। तो इसका आंसर ये है कि वाटर का जो डिसोसिएशन कांस्टेंट होता है ना, वो 10⁻⁻14 ही होता है। जो वाटर का डिसोसिएशन कांस्टेंट होता है वो कितना होता है? 10⁻⁻14। यही रीज़न है कि जो हमारा पीएच का वैल्यू होता है वो 0 से 14 के बीच में लाई करता है। क्लियर हुआ? देखो, अब वाटर का डिसोसिएशन किस में होता है सबको पता है। आप केमिस्ट्री पढ़े होंगे तो आपको पता होगा कि वाटर जो है वो डिसोसिएट होता है H+ और OH- में। यहाँ तक क्लियर है? तो जब वाटर को आप तोड़ोगे तो H+ और OH- में टूटता है। H+ जो है वो एसिडिक कैरेक्टर को शो करता है और OH- जो है वो बेसिक कैरेक्टर को शो करता है, जिसको आप अल्केलाइन भी बोलते हो। ठीक है, इसको आप अल्कलाइन भी बोलते हो। तो किसी भी सॉल्यूशन के अंदर यदि H+ का कंसंट्रेशन इंक्रीज कर रहा है, दैट मीन्स वो सॉल्यूशन कैसा होगा? एसिडिक होगा। और किसी सॉल्यूशन के अंदर OH- का अमाउंट इंक्रीज कर रहा है, दैट मीन्स वो सॉल्यूशन बेसिक होगा, अल्कलाइन होगा। क्लियर हुआ? देखिए, अब इस पर हम लोग कुछ क्वेश्चंस करते हैं जो कि कई बार एग्जाम में पूछा गया है। जैसे सपोज मान के चलिए क्वेश्चन हमारा ये है कि किसी भी सॉइल का जो पीएच है, मान के चलो कोई एक सॉइल है जिसका पीएच दे रखा है आपको 7। ठीक है, सॉइल का पीएच 7 दे रखा है। तो आपसे पूछता है फाइंड द वैल्यू ऑफ पीओएच ऑफ सॉइल। तो आपसे वो OH का पूछ रहा है, पीएच कितना होगा या वैल्यू कितना होगा। ठीक है, क्वेश्चन फिर से समझिए। किसी सॉइल का पीएच 7 गिवन है या किसी सॉइल का पीएच जो है वो 7 है। ठीक है, तो आपसे हाइड्रोक्सिल आयन का पूछ रहा है वैल्यू कितना होगा। अरे भाई, तो सिंपल सा तो है, हमको पता है कि वाटर किस में टूटता है? वाटर टूटता है H+ OH- में टूटता है। यहाँ तक क्लियर है? कि आपको ये बात क्लियर है? चलिए, तो अब देखते हैं आगे। ठीक है ना, अब कैसे निकालेंगे इसको? देखो, POH हमको पूछ रहा है, तो हमारा जो पीएच का वैल्यू कितने से कितने के बीच में होता है? 0 से 14। तो लास्ट कितना है? 14 है। तो 14 में 7 को माइनस कर दीजिए। जितना भी सॉइल का पीएच दिया रहेगा उससे जो आपका वैल्यू है पीएच का उससे माइनस कर दीजिए। तो कितना निकल गया? 7। तो POH का जो वैल्यू होगा वो सॉइल का 7 होगा। चलो एक और क्वेश्चन हम लोग करते हैं ताकि आपका कंसेप्ट पूरा क्लियर हो जाए। क्वेश्चन नंबर 2 देखो, किसी सॉइल का पीएच मान लो 6 है। ठीक है, और आपसे पूछता है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ POH ऑफ गिवन सॉइल। तो POH का वैल्यू आपसे पूछ रहा है। सिंपल सा है, क्या कैसे निकालोगे? POH इज इक्वल टू, हमने क्या बताया कि जो पीएच का वैल्यू कितना होता है? 0 से 14। तो लास्ट कितना है? 14। 14 से ऊपर तो होता नहीं है। तो 14 में हम क्या करेंगे? 6 को माइनस कर देंगे। तो कितना आ गया आपका आंसर? कितना आ गया भाई? 8 आ गया। क्लियर है? यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं ना?
तो ऐसे क्वेश्चन कई बार पूछे जाते हैं। आपको सॉइल का पीएच दे देगा और आपसे ओएच का वैल्यू पूछ लेता है, ठीक है। तो चलो हम लोग अपने स्लाइड पे मूव ऑन करते हैं। यहाँ तक डाउट क्लियर है? कोई परेशानी नहीं ना? चलो नेक्स्ट है पीएच का फुल फॉर्म, वो तो मैंने बता दिया। अब देखो पीएच का जो ये फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, माइनस लॉग टू कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन। जो ब्रैकेट है ना यहाँ पे, एक्चुअली ये ब्रैकेट होगा और ये ब्रैकेट जो है वो शो करता है कंसंट्रेशन को, ठीक है। ये क्या शो करता है भाई, कंसंट्रेशन को। तो पीएच इज इक्वल टू माइनस लॉग टू द कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन, ठीक है। ये फॉर्मूला होता है। लॉग क्या शो करता है, लॉग यहाँ पे लॉगरिथमिक, अपने मैथ में पढ़े होंगे लॉगरिथमिक, ठीक है। तो पीएच इज इक्वल टू होता है माइनस लॉग टू द कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन। अब इसी फॉर्मूला को आप ऐसे भी लिख सकते हो, लेकिन कब, ये माइनस यहाँ पे क्या शो करता है, रेसिप्रोकल को शो करता है। तो इस माइनस को जब आप हटा दोगे तो क्या हो जाएगा, पीएच इज इक्वल टू लॉग 1/1 कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन। ये तो दोनों फॉर्मूला सही है, दो भी आप प्रीफर करो या फिर जो भी आपको अच्छा लगे, जो आपको याद रहे, दोनों के दोनों सही हैं, ठीक है। अब देखते हैं जो हम लोग पीएच है उसको मेज़र करते हैं बाय पीएच मीटर। पीएच मीटर से हम लोग पीएच को मेज़र करते हैं। और एक क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है या लोग आपको ये पूछ भी देंगे कि पीएच को हम लोग ऐसे नहीं लिखते हैं। देखो पीएच को ऐसे लिख रहे हो तो ये गलत तरीका है पीएच को लिखने का, ठीक है। पीएच को लिखने का सही तरीका क्या है, देखो पीएच में पी छोटा होता है और एच कैपिटल होता है, ऐसे लिखा जाता है। अब आप बोलोगे ऐसे क्यों लिखते हैं सर? ऐसा इसलिए होता है कि जो पी है ना, वो पी शो करता है यहाँ पे पोटेंशियल को, और एच एक एलिमेंट की तरह बिहेव करता है। जैसे यहाँ पे एच है तो ये हाइड्रोजन को शो कर रहा है। तो हम लोग एलिमेंट को जब भी शो करते हैं तो कैपिटल लेटर से शो करते हैं, है ना। इसलिए यहाँ पे पी जो है वो ऊपर की तरफ दिखता है, और आपका जो पी है, ये पी को हम लोग एक्चुअल देखोगे तो ये पोटेंशियल लिखा होता है, बट इसको शॉर्ट में हम लोग सिर्फ पी को ही शो करते हैं, ठीक है। और जो हमारा एच है वो एक एलिमेंट है, इसलिए इसको हम लोग कैपिटल लेटर से शो करते हैं। इसलिए आपका पी छोटा दिखता है और एच बड़ा दिखता है। तो आपसे आप याद रखना, पीएच को कभी भी ऐसे मत लिखना, पीएच को आप हमेशा पी छोटा एच बड़ा लिखोगे। यहाँ तक क्लियर हुआ? पीएच का फॉर्मूला आप याद रखना, माइनस लॉग टू द कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन, और यहाँ पे ब्रैकेट क्या शो करता है, कंसंट्रेशन को। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट अब देखते हैं हम लोग पीएच स्केल क्या होता है, ठीक है। एक मिनट जरा, मैं पानी पी ले रहा हूँ। देखिए पीएच स्केल क्या होता है। हम पीएच स्केल को मैंने बताया आपको कि इसका वैल्यू हमेशा 0 से 14 के बीच में लाई करेगा। 0 से कम नहीं होगा, 14 से ज़्यादा नहीं होगा। क्यों होगा, मैंने आपको रीज़न बताया। अब देखो 7 जो होता है वो न्यूट्रल होता है, ठीक है। 7 पे ना तो एसिड आपको मिलेंगे ना तो आपको बेस मिलेगा, ठीक है। 7 क्या होता है, न्यूट्रल होता है। अब 7 का पीएच किसका होता है, वाटर का, सबको पता है ना। 7 पीएच किसका होता है, वाटर का, तो वाटर एक न्यूट्रल हो गया। अब मज़े की बात, 7 से, ये 7 है ना, अब 7 से जैसे जैसे इधर मूव करोगे 0 की तरफ, तो एसिड का जो अमाउंट है वो बढ़ने लगेगा, एसिडिटी बढ़ने लगेगी, ठीक है। जैसे 6 पे थोड़ा कम एसिडिक होगा, 5 पे थोड़ा ज़्यादा होगा, 4 पे ज़्यादा होगा, 3 पे ज़्यादा होगा। मतलब इधर जैसे जैसे सब मूव करोगे तो आपकी एसिडिटी का करेक्टर बढ़ने लगेगा। आपका सॉल्यूशन का जो एसिडिटी है, एसिड अमाउंट है, वो इंक्रीज करने लगेगा, ठीक है। तो कई बार आपसे क्वेश्चन यदि पूछ देता है कि एक सॉल्यूशन है जिसका पीएच 3 है और एक और सॉल्यूशन है जिसका पीएच 4 है, तो बताइए किसका जो एसिडिक करेक्टर है वो ज़्यादा होगा, किसका होगा? ऑब्वियसली 3 का पीएच या इसका जो एसिडिटी करेक्टर है वो ज़्यादा होगा। क्यों? क्योंकि हम जैसे 7 से इधर मूव ऑन करते हैं 0 की तरफ, तो एसिडिटी क्या होती है, इंक्रीज करने लगती है। तो 4 का कम एसिडिक होगा, 3 ज़्यादा एसिडिक होगा, ठीक है। आया समझ में? चलिए इसी तरीके से बेसिक का भी कंसेप्ट है कि 7 से आगे मूव ऑन करोगे तो एसिडिक करेक्टर आपका नहीं मिलेगा, आपको बेसिक करेक्टर मिलेंगे। अल्कलाइन को हम लोग बेसिक भी बोलते हैं भाई, या आप इसको बेस भी बोलते हैं, ठीक है। तो 7 से आगे मूव ऑन करोगे तो आपको
एसिडिक करेक्टर नहीं देखने को मिलेंगे, आपको बेसिक या बेस करेक्टर देखने को मिलेंगे, या तो अल्कलाइन, जो भी आप बोलो, अल्कलाइन ही लोग यूज़ किया करते हैं, ठीक है, जो उससे आप समझ में कंफर्टेबल मान समझ सकते हो, ठीक है। तो जैसे आप 7 से आगे मूव ऑन करोगे तो आपका जो सॉल्यूशन है वो अल्कलाइन होने लगेगा। जैसे कि 8 पे जो आपका सॉल्यूशन है वो कम अल्कलाइन होगा, 9 पे ज़्यादा होगा, 10 पे ज़्यादा होगा। तो जैसे जैसे आप इधर मूव ऑन करोगे आपकी सॉल्यूशन की जो अल्कलाइन है वो इंक्रीज करने लगेगी, ठीक है। आया समझ में। इसी तरीके से यहाँ भी क्वेश्चन फ्रेम कर सकता है कि एक्स दो सॉल्यूशन है, एक सॉल्यूशन का जो पीएच है वो 11 है और दूसरा का पीएच 12 है, तो बताइए किस सॉल्यूशन का अल्कलाइन वैल्यू ज़्यादा होगा। तो निश्चित सी बात है 11 का ज़्यादा होगा। क्यों? क्योंकि हम जैसे आगे मूव ऑन करते हैं हमारी जो सॉल्यूशन का अल्कलाइन होता है वो भी इंक्रीज करने लगता है, ठीक है। आया समझ में। तो चलिए एक मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ फिर से। सपोज मैंने आपको बताया कि जो पीएच का फॉर्मूला होता है वो माइनस log टू द कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन, ये होता है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। तो मुझे बताओ कि यदि हम हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन, मेरी बात ध्यान से सुनो, यदि हम हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन इंक्रीज कर दें, बढ़ा दें, तो क्या होगा? पीएच घटेगा या बढ़ेगा? मैं क्वेश्चन फिर से रिपीट कर रहा हूँ, अब सोच के बताना कि यदि हम हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन इंक्रीज कर दें तो पीएच इंक्रीज करेगा या डिक्रीज करेगा? बताओ। अरे भाई, आप जैसे जैसे हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन इंक्रीज कर रहे होगे तो आपका पीएच डिक्रीज करेगा। क्यों डिक्रीज करेगा? आप इसका अमाउंट बढ़ा रहे हो तो आप एसिडिक करेक्टर को बढ़ावा दे रहे हो। तो जैसे जैसे H प्लस बढ़ेगा तो आपका सॉल्यूशन एसिडिक होता जाएगा और ये इधर की तरफ शिफ्ट होता जाएगा, ये इधर शिफ्ट होने लगेगा, क्योंकि आप कंटिन्यूस उसमें H प्लस ऐड कर रहे हो तो सॉल्यूशन आपका एसिडिक होते जा रहा है, एसिडिक होते जा रहा है। तो अधिक एसिडिक का पीएच कम होगा, है ना। जैसे कि मैंने बताया ना आपको कि आपने दो सॉल्यूशन रखा है, एक का पीएच 2 है, एक का पीएच 3 है, तो ज़्यादा एसिडिक सॉल्यूशन कौन होगा? 2 वाला होगा, है ना। तो इसी तरीके से जैसे जैसे आप H प्लस को ऐड करते जाओगे आपका सॉल्यूशन का पीएच इंक्रीज नहीं डिक्रीज करते जाएगा। क्लियर हुआ? कैसे बताया मैंने आपको, है ना। क्योंकि मोर एसिडिक तो आपका जो पीएच है वो भी मोर एसिडिक का पीएच कम होता है, ठीक है। जैसे कि जिसका पीएच 1 हो गया वो मोर एसिडिक होता है। देख रहे हो ना यहाँ पे आप जैसे जैसे इधर जाओगे, बस आप एक कंसेप्ट याद रखना, 7 से जैसे जैसे हम आगे मूव ऑन करते हैं, जैसे 7, 6, 5, 4 आपका एसिडिक करेक्टर भी इंक्रीज करने लगता है, ठीक है। आया समझ में। चलिए ये क्वेश्चन आप ध्यान में रखना, पूछा जाता है कई बार। चलिए अब देखते हैं, यहाँ तो हो गया बेसिक बातें हम लोगों ने कर ली। अब हम लोग बात करते हैं सॉइल के ऊपर, क्योंकि हम लोग का टॉपिक है सॉइल पीएच, है ना। तो सॉइल की बात ना करें तो बातें थोड़ी अधूरी रह जाएंगी। तो चलिए हम लोग देखते हैं सॉइल का पीएच क्या होता है, या किस पीएच पे सॉइल अपने आप को कंफर्टेबल फील करता है। देखिए क्या बोलता है एनी सॉइल एबव pH 10 एंड बिलो pH 3 में सेड स्टेराइल सॉइल। अगर, मेरी बात ध्यान से सुनना, यदि ऐसा हो जाए कि जो सॉइल है हमारा उसका pH 10 से बढ़ जाए, 10 से इंक्रीज कर जाए, या 3 से क्या बोल रहा है 3 से कम हो जाए, ठीक है। जस्ट इमेजिन करो कि आपके पास सॉइल है, उसका pH 10 से बढ़ा दिया आपने, या ऐसा सॉइल है जिसका pH 3 से आपने कम कर दिया, तो वो सॉइल क्या हो जाएगा? स्टेराइल हो जाएगा। स्टेराइल का मतलब आपकी मिट्टी उपजाऊ नहीं रहेगी, वहाँ पे आप किसी चीज़ का खेती अच्छे तरीके से नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो जब भी आप pH रखोगे तो 10 से ज़्यादा मत रखना और 3 से कम मत रखना, इसी के बीच में, ठीक है। तो अब देखते हैं कि किस pH पे प्लांट जो होते हैं या मिट्टी होती है वो अपने आप को बेटर फील करवाती है या बेटर प्रोडक्टिविटी दे सकती है। तो वो हो गया आपका 6 to 8, ठीक है। आपको वेरी मिलेंगे, कई किसी पॉइंट में 6.7 to 7.5 दिया हुआ रहता है, मतलब 6 से 8 के बीच में जो आपकी
प्लांट्स होती है वो अच्छे तरीके से ग्रो कर पाती है, और इस पीएच पे प्लांट्स जो होते हैं वो अच्छे न्यूट्रिशन को एब्जॉर्ब कर पाते हैं, अपने आप को बेटर ग्रो कर पाते हैं, है ना। इस पीएच पे प्लांट्स को सारे न्यूट्रिएंट अवेलेबल हो जाता है, ठीक है। बस आप ये पॉइंट याद रखना, कभी भी सॉइल का पीएच 10 से कम ज़्यादा नहीं होता है और 3 से कम नहीं होता है, नहीं तो मिट्टी कैसी हो जाएगी, स्टेराइल हो जाएगी, ठीक है। चलो अब देखते हैं प्लांट एब्जॉर्ब, मैंने बताया आपको प्लांट एब्जॉर्ब ऑल न्यूट्रिएंट्स एट pH 6.5 to 7.5, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। प्लांट न्यूट्रिएंट को किस पीएच पे बेटर एब्जॉर्ब कर पाता है, 6.5 to 7.5। जस्ट इमेजिन करो कि प्लांट्स को दो तरीके के न्यूट्रिएंट चाहिए, मैक्रो न्यूट्रिएंट, माइक्रो न्यूट्रिएंट, ठीक है। मैक्रो जो कम अमाउंट में चाहिए, नहीं मैक्रो क्या हो गया, जो ज़्यादा अमाउंट में चाहिए, भूलना मत। देखो मैक्रो होता है बड़े के लिए, मैक्रो मतलब ज़्यादा अमाउंट में चाहिए, और माइक्रो का मतलब कम अमाउंट में चाहिए, तो कंफ्यूज मत करना, ठीक है। तो मैक्रो, तो मैंने क्या बताया आपको कि प्लांट्स को दो तरीके का न्यूट्रिएंट चाहिए अपने ग्रोथ को अच्छे तरीके से बनाए रखने के लिए, मैक्रो न्यूट्रिएंट एज वेल एज माइक्रो न्यूट्रिएंट। मैक्रो न्यूट्रिएंट अधिक मात्रा में चाहिए प्लांट्स को, और माइक्रो न्यूट्रिएंट कम अमाउंट में चाहिए प्लांट्स को। लेकिन देखो हर एक एलिमेंट्स का, ठीक है, या हर एक जितने भी न्यूट्रिएंट्स हो गए उसका जो पीएच होता है वो अलग अलग होता है। किसी का पीएच 3.5 होगा तो प्लांट उसको तो एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगा, बट आप ऑन एन एवरेज याद रखना 6.5 to 7.5 पे प्लांट्स जो होते हैं वो सारे के सारे न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब कर लेता है, और इतना न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब कर पाता है कि प्लांट अपने आप को अच्छे तरीके से सर्वाइव कर सके, ठीक है। तो ये पीएच को आप याद रखना 6.5 to 7.5। चलिए अब देखते हैं कुछ ऐसे फैक्टर जो सॉइल के पीएच को अफेक्ट करते हैं, उसके पीएच को बढ़ा सकते हैं, तो वो कौन कौन से फैक्टर हो गए, ठीक है, देखते हैं हम लोग। देखिए सबसे पहला जो पीएच है वो है, जो फैक्टर अफेक्ट करेगा पीएच को, वो है रेनफॉल। आप चौंक गए होंगे कि सर ये रेनफॉल कैसे सॉइल के पीएच को अफेक्ट कर सकता है। बिल्कुल कर सकता है। देखो पहली बात तो आप याद रखना कि सॉइल का जो पीएच है उसको रेनफॉल भी अफेक्ट कर सकता है, और रेनफॉल का जो पीएच होता है वो कितना होता है भाई, 5.7। भूलना मत, 5.7 का मतलब मुझे आप बताओ कि रेनफॉल जो होता है वो वाटर कैसा होता है। यहाँ पे लिखा हुआ है ना एसिडिक, बहुत चालू हो आप, है ना। तो देखो ना 5.7, 7 से कम है तो एसिडिक होगा, जाहिर सी बात है ना। तो रेनफॉल जो होता है उसका पीएच कितना होता है, 5.7 होता है। अब ये कैसे अफेक्ट करता है, देखो ड्यू टू CO2 रिएक्शन इन एटमॉस्फेयर, जो रेन वाटर होते हैं ना वो एटमॉस्फेयर में ही CO2 से क्या कर लेते हैं, रिएक्शन कर लेते हैं और बन जाते हैं कार्बोनिक एसिड, ठीक है। और ये कार्बोनिक एसिड जो होता है वो आके धरती पे गिरेगा तो एसिडिक कैरेक्टर को बढ़ाएगा ही नहीं बढ़ाएगा, सॉइल के पीएच को अफेक्ट किया या नहीं किया, बिल्कुल किया, क्योंकि अब ये कार्बोनिक एसिड जैसे ही सॉइल में आएगा तो सॉइल की एसिडिक कैरेक्टर इंक्रीज कर जाएगी, ठीक है। तो अब याद रखने वाली बात ये है कि रेनफॉल भी वो फैक्टर है जो सॉइल के पीएच को अफेक्ट कर सकता है, और रेनफॉल का जो पीएच होता है वो 5.7 होता है, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कौन सा फैक्टर है। अगला है फर्टिलाइजर। देखो अमोनियम फर्टिलाइजर रिएक्ट इन द सॉइल बाय द प्रोसेस ऑफ नाइट्रिफिकेशन। बिल्कुल सही बात है कि अमोनियम फर्टिलाइजर जो होता है वो सॉइल से अभिक्रिया करके रिएक्ट करता है, उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, नाइट्रिफिकेशन। और नाइट्रिफिकेशन की प्रोसेस करके वो क्या बनता है, नाइट्रेट बनता है और रिलीज करता है H+ आयन को। आया समझ में, क्या बताया मैंने कि अमोनियम एक फर्टिलाइजर होता है, ठीक है, NH4+, कंफ्यूज मत करना, ठीक है। एक NH3 होता है जो कि अमोनिया होता है, ये NH4 अमोनियम होता है, ठीक है। तो अमोनियम जो है वो जैसे रिएक्ट करेगा सॉइल के साथ, ठीक है, तो उस प्रोसेस को बोलते हैं हम लोग नाइट्रिफिकेशन, और रिएक्ट करके क्या बनाएगा, नाइट्रेट बनाएगा, और ये नाइट्रेट बन के क्या होते हैं, H+ को वो रिलीज करता है। अब H+ को जैसे रिलीज करेगा तो मिट्टी की सॉइल की पीएच क्या होगी, आपका जो सॉइल का पीएच है वो अफेक्ट होगा ही नहीं होगा, बिल्कुल होगा, मोर एसिडिक हो जाएगा, क्योंकि H+ का कंसंट्रेशन बढ़ रहा है तो सॉइल कैसी होगी, एसिडिक होगी। तो फर्टिलाइजर भी
आपके सॉइल के पीएच को अफेक्ट कर सकता है। नेक्स्ट है माइक्रो ऑर्गेनिज्म। बिल्कुल सही बात है, आप केले का छिलका खाते हो, उसको फेंक देते हो, ठीक है, या फिर जो भी आप वेजिटेबल पिल्स निकालते हो उसको भी आप फेंक देते हो। तो जो डिकम्पोजर्स होते हैं, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म उसको डिकम्पोज कर देते हैं, वो क्या करते हैं भाई, देखो, डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड रिलीज CO2, उसको वो क्या करते हैं, डिकम्पोज करके CO2 को रिलीज करते हैं, जो क्या करता है, कार्बोनिक एसिड को बढ़ावा देता है। और ये कार्बोनिक एसिड जब बढ़ेगा तो जाहिर सी बात है कि आपकी सॉइल की पीएच अफेक्ट होगी, है ना, आया समझ में। नेक्स्ट है एसिड रेन। द बर्निंग ऑफ फॉसिल रिलीज ऑक्साइड। जब आप किसी फॉसिल्स को जलाते हो, जैसा कि आपने प्लास्टिक जलाया, आपने कोई भी फॉसिल्स को जलाए, तो उससे क्या निकलता है, ऑक्साइड निकलता है, ठीक है, किसका, सल्फर का, ऑक्साइड ऑफ सल्फर एंड नाइट्रोजन इनटू द एटमॉस्फेयर, ठीक है। अब आपने किसी फॉसिल्स को जलाया तो उससे सल्फर के ऑक्साइड निकले और कुछ नाइट्रोजन निकला। अब ये कहाँ जाएगा, आपके एटमॉस्फेयर में जाएगा। फिर जब रेनफॉल होगी तो वो रिएक्ट करेगा किसके साथ, वाटर के साथ रिएक्ट करेगा, और फिर क्या बनेगा, सल्फ्यूरिक एसिड बनेगा या नाइट्रिक एसिड बनेगा, ठीक है। सिंपल सी बात है भाई, क्या सी आपने क्या किया, किसी फॉसिल्स को जलाया, जाने के बाद क्या हुआ कि उसके ऑक्साइड, जैसे कि सल्फर के ऑक्साइड रिलीज होंगे, उससे नाइट्रोजन भी रिलीज होगा हमारे एटमॉस्फेयर में, और जब रेनफॉल होगा तो ये क्या करेगा, उस रेन वाटर से रिएक्ट करके क्या बनेगा, सल्फ्यूरिक एसिड बनाएगा और नाइट्रिक एसिड बनाएगा, और ये वापस जब हमारे सॉइल में आएंगे तो सॉइल के पीएच को बढ़ा देंगे, ठीक है। तो ये सारे फैक्टर हैं जो सॉइल के पीएच को अफेक्ट करते हैं, और यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में कि वो कौन से फैक्टर हैं जो सॉइल के पीएच को अफेक्ट करते हैं। तो क्लियर हुआ यहाँ तक, चलिए आगे देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट है पीएच ऑन द बेसिस ऑफ न्यूट्रिएंट। न्यूट्रिएंट के बेसिस पे पीएच जो होता है वो कैसे, इसको हम पढ़ सकते हैं। देखो, पीएच के बेसिस, अगर हम बात करें पीएच का न्यूट्रिएंट के बेसिस पे, तो दो तरीके से इसकी स्टडी करते हैं, एक मेजर न्यूट्रिएंट, एक माइनर न्यूट्रिएंट, ठीक है। मेजर को हम लोग क्या बोलते हैं, मैक्रो न्यूट्रिएंट भी बोल सकते हैं हम लोग, ठीक है। देखो, प्लांट के लिए जो मेजर न्यूट्रिएंट है वो क्या क्या हो गया, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, कैल्शियम, है ना, कैल्शियम आपका हो गया, फिर आपका मैग्नीशियम हो गया, सल्फर हो गया, कार्बन हो गया, हाइड्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, ठीक है। तो देखिए आपका पोटेशियम भी यहाँ पे शामिल है। तो नाइट्रोजन, NPK, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम, ठीक है, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, ये सारे के सारे ऐसे न्यूट्रिएंट हैं जो प्लांट्स को अधिक अमाउंट में चाहिए, ठीक है। और जो न्यूट्रिएंट प्लांट को अधिक अमाउंट में चाहिए उसका पीएच कितना होता है, 7 होता है। मेजर न्यूट्रिएंट फाउंड इन मोर देन 7 पीएच। जितने भी मेजर न्यूट्रिएंट हैं जो प्लांट्स को अधिक अमाउंट में चाहिए वो हमेशा 7 से ज़्यादा पीएच पे लाइज करते हैं। ये बात आप याद रखना, पूछा जाता है, ठीक है, कि जो मेजर न्यूट्रिएंट हैं वो कितने पीएच पे लाई करेंगे, मोर देन 7 पीएच पे। जैसे कि आप नाइट्रोजन का देख लो, कैल्शियम का देख लो, मैग्नीशियम का देख लो, इसका पीएच कभी भी 7 से कम नहीं होगा, इसका 7 से ज़्यादा ही होगा, एटलीस्ट 7 से 7.5 के आसपास ही होगा, है ना। इसलिए तो प्लांट 6.5 to 7.5 तक के पीएच पे बेटर अपने आप को ग्रो कर पाता है, बेटर न्यूट्रिएंट को एब्जॉर्ब कर पाता है। लेकिन मज़े की बात देखो, यहाँ भी एक एक्सेप्शन है। क्या एक्सेप्शन है, फॉस्फोरस। फॉस्फोरस एक ऐसा एलिमेंट है जो मेजर न्यूट्रिएंट के ग्रुप में आते हुए भी ये इस ग्रुप में लाइज नहीं करता है। मतलब इसको हम एक्सेप्शन इसलिए बोले कि पीएच जो हमारा फॉस्फोरस है वो एक मेजर न्यूट्रिएंट है, बट इट नॉट फाउंड इन मोर देन 7 पीएच। इसका पीएच 7 नहीं होता है या 7 से ज़्यादा नहीं होता है। देखो एक्सेप्शन क्या है, इसको आप याद रखना कि आपका फॉस्फोरस एक मेजर न्यूट्रिएंट है, ठीक है। तो मेजर न्यूट्रिएंट है तो इसका पीएच 7 से अधिक होना चाहिए, लेकिन फॉस्फोरस का पीएच 7 से अधिक नहीं होता है, 7 से कम होता है, इसलिए इसको हम इस ग्रुप में मेजर न्यूट्रिएंट में काउंट नहीं करेंगे। तो आप ये एक्सेप्शन याद रखना, ठीक है, कि फॉस्फोरस एक मैक्रो न्यूट्रिएंट है बट इसका पीएच 7 नहीं होता है, इसलिए इसको इस ग्रुप में हम क्लासीफाई नहीं करते हैं, ये एक एक्सेप्शन है फॉस्फोरस। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग इम्पोर्टेंट नोट, ठीक है।
देखिए क्या है, बोलता है एल्यूमिनियम इज मोस्ट सॉल्युबल एट लो पीएच बट एवर पीएच 5 एल्यूमिनियम इज लिटिल सॉल्युबल। बिल्कुल सही बात है कि एल्यूमिनियम जो है वो ज़्यादा सॉल्युबल होता है लो पीएच पे। जैसे कि एल्यूमिनियम का पीएच जब कम होगा तो ये ज़्यादा सॉल्युबल होगा, बट जैसे भी आप एल्यूमिनियम का पीएच बढ़ा दोगे तो ये क्या हो जाएगा, इसकी सॉल्युबिलिटी डिक्रीज कर जाएगी, ये कम सॉल्युबल हो जाएगा। ठीक है, तो इसी तरीके से एल्यूमिनियम इज नॉट एक्टिवली बट इट टेकन पेसिवली थ्रू ऑस्मोसिस। इसलिए प्लांट जो होते हैं वो एल्यूमिनियम को, वैसे भी आप देखो ना एल्यूमिनियम प्लांट का एलिमेंट नहीं है, प्लांट को एल्यूमिनियम उतने अमाउंट में नहीं चाहिए, ठीक है, लगभग ना के बराबर चाहिए। तो प्लांट यदि एल्यूमिनियम को सपोज अगर ले भी लेता है तो एक्टिवली नहीं ले सकता है, इसको पैसिवली लेगा, अपनी एनर्जी खर्च करके नहीं लेता है, उसको ये ऑस्मोसिस के थ्रू अपने अंदर ले लेता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, आगे आया माइनर प्लांट न्यूट्रिएंट। मैंने मेजर पढ़ाया आपको, अब देखते हैं माइनर जो कि प्लांट को कम अमाउंट में चाहिए। तो वो एलिमेंट क्या क्या हो गया आपका, आयरन, बोरोन, क्लोरीन, मैग्नीज, जिंक, मोलिब्डेनम, कॉपर, निकेल, ये ऐसे एलिमेंट्स हैं जो प्लांट्स को कम अमाउंट में चाहिए। अब कम अमाउंट में मैंने क्या बताया था, जब मेजर प्लांट न्यूट्रिएंट होंगे उसका पीएच मोर देन 7 होगा, लेकिन अगर आपका जो न्यूट्रिएंट है, आपका जो एलिमेंट है वो प्लांट्स को कम अमाउंट में चाहिए तो उसका भी पीएच 7 से कम होता है। तो माइनर अगर हम मेजर की बात करें तो उसका पीएच 7 से अधिक होता है, ठीक है, ग्रेटर होता है, और अगर हम माइनर की बात करें तो उसका पीएच 7 से कम होता है। यहाँ भी एक्सेप्शन है, यहाँ एक्सेप्शन क्या है कि आपका यहाँ पे एक एक्सेप्शन है मोलिब्डेनम और एक एक्सेप्शन है आपका बोरोन। ठीक है, मोलिब्डेनम जो है इसका ऐसी प्रॉपर्टी होती है कि आप पीएच बढ़ा दोगे तो इसका वैल्यू भी बढ़ जाएगा। ठीक है, तो ये पीएच के ऊपर डिपेंड करता है कि यदि आपने पीएच बढ़ा दिया तो मोलिब्डेनम का पीएच भी बढ़ जाएगा, तो इसलिए इसको हम एक्सेप्शन मानते हैं। इसका पीएच 7 से कम भी हो सकता है, 7 से ज़्यादा भी ये शो कर लेता है, इसलिए एक्सेप्शन है। दूसरा है बोरोन, बोरोन भी इस फैमिली से बिलोंग नहीं करता है क्योंकि पीएच जो बोरोन जो हमारा बोरोन है उसका पीएच 7 से अधिक होता है। ठीक है, इसलिए मोस्टली हम लोग जो बोरोन है इसको भी उसमें हम नहीं रखते हैं, इस ग्रुप में नहीं रखते हैं। तो आपके पास एक्सेप्शन क्या आ गया, फॉस्फोरस और बोरोन, ये दोनों ऐसे एलिमेंट हैं जिसको हम न्यूट्रल में रखते हैं। ठीक है, फॉस्फोरस और बोरोन दोनों के दोनों किस में रखते हैं भाई, दोनों को हम रखते हैं न्यूट्रल में रखते हैं। ठीक, क्लियर हो गया। तो एक्सेप्शन रखना आप, मोलिब्डेनम और बोरोन ये माइनर प्लांट में आते हैं बट ये इस ग्रुप में लाइज नहीं करते, एक्सेप्शन है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग पीएच ऑन द बेसिस ऑफ माइक्रोब्स। माइक्रोब्स के बेसिस पे पीएच किस तरीके से स्टडी किया जा सकता है। मोस्टली हम बात करें तो माइक्रोब्स में हम 3 चीज़ के बारे में पढ़ते हैं ज़्यादा, बैक्टीरिया, फंगी और एक्टिनोमाइसिटीज। देखो बैक्टीरिया जो होते हैं वो अपने आप को एक्टिव किस पीएच पे मानेंगे, 7 पीएच पे, आप याद रखना यहाँ पे एच कैपिटल होगा। ठीक है, बैक्टीरिया जो होते हैं वो अपने आप को अधिक एक्टिव, यदि आप पीएच 5 से बढ़ा दोगे, यदि आपका पीएच 5 से इंक्रीज कर गया तो वहाँ पे बैक्टीरिया अपने आप को बेटर सर्वाइव कर सकते हैं, वो अपने आप को बेटर ग्रो कर सकते हैं। तो बैक्टीरिया के लिए पीएच कितना होना चाहिए, ग्रेटर देन 5 होना चाहिए। फंगी के लिए लेस देन 5। फंगी जो होते हैं वो 5 से कम पीएच पे अपने आप को एक्टिव मानते हैं। ठीक है, इसी तरीके से एक्टिनोमाइसिटीज जो होता है वो न्यूट्रल पे अपने आप को बेटर सर्वाइव कर सकता है और स्लाइटली अल्कलाइन, और अगर थोड़ा सा अगर न्यूट्रल से बढ़ गया तो ज़्यादा नहीं, हल्का सा आपका अल्कलाइन भी चलेगा, जैसे कि पीएच 8 तक चलेगा वो। ठीक है, 8 से ऊपर जाओगे तो इसकी एक्टिविटी डिक्रीज कर जाएगी। तो एक्टिनोमाइसिटीज अपने आप को एक्टिव कहाँ मानती है, न्यूट्रल पे या स्लाइटली अल्कलाइन पे, जिससे कि आपका पीएच 8 तक चलेगा, इसके ऊपर आप नहीं जा सकते हो। ठीक है, चलिए आई होप आपको पीएच समझ में आया होगा। ठीक है, चलो थैंक यू सो मच।